हेलो एवरीवन, वेलकम टू झारखंड लाइव क्लासेस। तो आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं सेल बायोलॉजी। ठीक है, सेल बायोलॉजी जो टॉपिक शुरू करेंगे तो उसमें आपको का भी सेल बायोलॉजी और एक जूलॉजी का भी। तो आप लोग सबसे पहले आज क्लास करने से पहले हम सिलेबस को डिस्कस कर दे रहे ताकि क्या है कंफ्यूजन ना हो कि बॉटनी में अलग था क्या जूलॉजी में अलग है। तो दोनों में सिमिलर है, बस यहाँ पे क्या है सीक्वेंस वाइज लेकर के चलेंगे। पहले कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो हम बता दे रहे हैं। आज का जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं सेल बायोलॉजी बॉटनी में से पहले थोड़ा सा यहाँ पे क्या है ना कि टूल्स एंड टेक्निक के बारे में दिया हुआ है। टूल्स एंड टेक्निक अगर बेसिकली बात करें कि माइक्रोस्कोप के बारे में हम लोगों को जानना है। माइक्रोस्कोप के बारे में यहाँ पे क्या है, आपको दो तीन माइक्रोस्कोप का नाम है, आपको याद रखना है किसने सबसे पहले डिस्कवर किया माइक्रोस्कोप। तो ये सारा चीज जब हम लोग अभी यहाँ पे देखेंगे टर्म्स, साइंटिस्ट का नाम देखेंगे तो इसमें क्या है हम लोगों को मालूम चलेगा। तो बेसिकली क्या है यहाँ पे कि जब अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे टूल्स एंड टेक्निक, सबसे पहले बॉटनी का ये टॉपिक है। वो प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे तो वो यूकैरियोटिक सेल हो, तो कुछ कॉमन यहाँ पे क्या है हम लोगों को स्ट्रक्चर एंड फंक्शन देखना है। देन फिर आज हम लोग क्या है प्रोकैरियोटिक के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद में यूकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का क्या है ऑर्गेनेल्स के बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक और चीज, एक और बात आप लोगों से ये करना है कि जब आप लोग कभी देखते हैं या फिर कनेक्ट होते हैं देखने के लिए या जुड़ते हैं, तो ऐसे अगर आप ये सोच करके जुड़ते हैं कि बहुत मजा आएगा क्लास में या फिर बोरिंग ना महसूस हो, ठीक है, और एकदम क्या है दिल खुश क्या बोलते हैं एक तरह से मस्त मौला जैसा एकदम क्या है सारा कुछ पढ़ाई हो जाए कंप्लीट, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, कुछ पढ़ाई ना थोड़ा सा बोरिंग होता है। और अगर इस हिसाब से अगर पढ़ने के लिए आते हैं या फिर देखते हैं कि आए वीडियो देखें, पसंद आया तो ठीक है, क्या है कि अच्छा लग रहा है तो ठीक है, इंटरेस्टिंग है तो ठीक है देखेंगे, वरना बोरिंग चैप्टर है तो फिर छोड़िए निकल जाइए। ऐसे अगर करते रहेंगे ना तो एग्जाम में क्या आपके लिए दिक्कत हो सकता है। थोड़ा सा मन को समझाइए और क्या अगर बोरिंग है चाहे जो भी चीज है आपको कंटिन्यू देखना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज। और दूसरा बात ये है कि इतना डिटेल में ये दोनों के लिए आपका है, एक पीजीटी के लिए भी एक लैब के लिए भी। ओके, तो इसमें क्या है ना कि थोड़ा सा बोरियत आपको लगेगा ही, और कुछ टर्म्स यहाँ पे कुछ क्या है डिटेल में जब जाते हैं कोई भी चीज तो उसके लिए आपको बेसिक्स पकड़ना होगा। अगर बेसिक्स आपका नहीं पकड़ में है या फिर 11th 12th का बायो ये चीज, तो आपके लिए दिक्कत है। एक ठुक तो पहले से ही बायो लिए होंगे, ये सोचे होंगे कि नीट निकालेंगे, अगर नीट नहीं निकला तो कोई बात नहीं, हम लोग क्या है सोचते कि आगे जाकर के कुछ अच्छा कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे इतना अच्छा चांस आपके लिए, एग्जाम का टाइम है, लैब असिस्टेंट का यहाँ पे क्या है आप लोगों के लिए फॉर्म निकला है और उसको फिलअप भी किए हैं, तो एक अच्छा अनुभव मिलेगा, एक्सपेरिमेंटल अनुभव मिलेगा कि आप जाकर के एक्सपेरिमेंटल डिपार्टमेंट से जुड़िएगा, वो भी बायो से रिलेटेड बच्चों को बताएंगे, तो एक अलग ही अनुभव वो भी बहुत अच्छे तरीके का है। तो आप लोग इस तरीके से कंटिन्यू मतलब क्या है आते हैं फिर चले जाते हैं, तो ऐसे में क्या है मतलब थोड़ा सा आपका पढ़ाई पे इफेक्ट भी पड़ सकता है। और दूसरी बात कि आप आ रहे हैं जा रहे हैं तो ऐसे मत कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा बोरियत लगेगा लेकिन उसको क्या है कंटिन्यू करना पड़ेगा आपको। देखिए यहाँ पे जो पीडीएफ है इसमें, अब इसको बहुत जल्दी आपका पीडीएफ भी अपलोड कर देंगे, उसको पढ़िए, उसमें से कुछ टर्म्स को देखिए और क्या है नोट्स बनाइए, पर्टिकुलर जो अंडरलाइन करवाते हैं, जो एग्जाम्पल होता है, ये सारा कुछ को क्या आपको करना पड़ेगा। अदरवाइज फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगा कि अगर आप इतना नहीं ले पा रहे हैं, अगर इतना ही आपके लिए अगर ज्यादा लग रहा है या कम लग रहा, वो भी आप लोग कुछ कमेंट करके बताइए कि हाँ ज्यादा है या फिर कम है, तो उससे भी पता चलेगा एक बात। और अगर ज्यादा है तो फिर क्या है इतना तो आपको रखना पड़ेगा। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो ग्रेजुएशन में तो इतना बड़ा ही आम बात है इतना पढ़ना। ठीक है, और दूसरी बात कि अगर कम है तो आपको ज्यादा पढ़ने के लिए फिर बीएससी एमएससी का बुक का रेफरेंस आपको क्या है लेना पड़ेगा। लेकिन ये जो भी टॉपिक या फिर जो भी हम यहाँ पे पीडीएफ या जो भी मटेरियल लाते हैं वो आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आया है उसके आधारित पे हम ये सारा लेकर के उठाते हैं। ठीक है, कि कहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे क्वेश्चन पूछेगा, आ रहा बात समझ में। तो इसीलिए थोड़ा सा ना पैर जमा करके पढ़ने के लिए सीखिए, मन को थोड़ा सा क्या है कठोर बना करके। ठीक, तो सबसे पहले ना आज हम लोग इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में देखेंगे। सेल बायोलॉजी स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि सेल का डिस्कवरी कब हुआ,
सेल टर्म देने वाले कौन थे, ठीक है। बहुत सारा इसमें क्या है एक्सपेक्टेड, इतना क्वेश्चन आ सकता है इसमें कि 100% श्योर हम हैं कि इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में हर बार पूछता है, हर एग्जामिनेशन में कॉमन में भी पूछेगा, क्योंकि ये सेल चैप्टर है, ठीक है। तो सेल बायोलॉजी पढ़ने से पहले हम लोगों को क्या यहाँ पे कुछ टर्म्स देखते हैं और स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल को हम लोग क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ सेल को हम लोग क्या कहेंगे, स्टडी ऑफ सेल को हम लोग कहते हैं साइटोलॉजी। और ये साइटोलॉजी टर्म देने वाले कौन थे, हर्टविग, ठीक है। हर्टविग ने क्या है साइटोलॉजी टर्म, अगर हम सेल के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। अगर हम बात करें कि अगर सेल के साथ में उसका मॉलिक्यूल लेवल पे जाकर के अगर हम उसका मेटाबॉलिक एस्पेक्ट्स के बारे में भी पढ़ाई करें तो उसको क्या कहते हैं, सेल बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। दोनों में फर्क है, साइटोलॉजी एक अलग है कि सेल के बारे में सिर्फ पढ़ना, लेकिन सेल के साथ में उसका मॉलिक्यूल लेवल पे अगर जाकर के हम लोग पढ़ाई करते हैं तो उसको हम लोग सेल बायोलॉजी कहते हैं। पहला बात कि जो भी जीव इस धरती पे बना है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जो भी जीव इस धरती पे बना है वो कहीं ना कहीं, ठीक है, जीवित, हम जीवित का बात कर रहे हैं, ठीक है। जो नॉन लिविंग है उसका नहीं बात कर रहे हैं, मरा हुआ नहीं या फिर क्या है नॉन लिविंग का हम बात नहीं कर रहे हैं, जो जीवित हैं, जो धरती पे जिंदा है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे फंगी हो, चाहे एल्गी हो, ठीक है, कवक हो, सवैल हो, ठीक है, कोई भी जीव अगर इस धरती पे जो जिंदा है वो सेल से बना है, ठीक है। चाहे वो एक ही कोशिका क्यों ना हो, आ रहा बात समझ में, वो एक ही कोशिका क्यों ना हो, लेकिन वो बना किससे है, सेल से बना है, ठीक। अब अगर हम बात करें कि कोशिका जो है वो 2 प्रकार का था, पढ़े थे, एक यूनिसेलुलर एक मल्टीसेलुलर प्रकार, असल में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो हुआ क्या कि प्रोकैरियोटिक वाले यूनिसेलुलर रह गए, प्रो मतलब प्रिमिटिव, जो सबसे पहले इस धरती पर आए। प्रोकैरियोटिक में कौन आते थे, बैक्टीरिया आते हैं, वो सारा भी हम लोग देखेंगे। बस अभी जो बोल रहे हैं उस बात को ध्यान से सुनते जाइएगा कि जो यहाँ पे क्या है कि जो बैक्टीरिया यहाँ पे है, अगर बात करें कि बैक्टीरिया हो गए, ये क्या है, ये सिंगल रहते हैं, अकेले, एक कोशिका वाले जीव थे। और क्या है, ये जीवित रहने वाले एक कोशिका के ये क्या है, जीव है। और ये अपने आप इंडिपेंडेंट, इनको किसी का जरूरत नहीं है, ये अकेले जीवित रह सकते हैं। एक कोशिका अपना पूरा लाइफ स्पेंड कर सकता है, अपना प्रजनन या फिर क्या है अपना लाइफ को मेंटेन कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है। आया बात समझ में। अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम बात करें कि यही कोशिका अगर ऊपर लेवल की तरफ में जैसे जैसे बढ़ते चले गए तो ये कोशिका एक जगह जमा हो करके क्या बना, टिश्यू बना। हम लोग क्या है क्लासिफिकेशन में ये चीज के बारे में पढ़े थे कि एक कोशिका अगर एक जगह जमा हो जाता है, ग्रुप ऑफ सेल्स जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स कहते हैं। और वो ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स को कहते हैं, फिर आगे जाकर के टिश्यू कहते हैं। अगर ऐसे ही बहुत सारे अगर टिश्यू कनेक्ट होते चले गए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेन उससे बना। ऑर्गेन से फिर क्या है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेन सिस्टम का डेवलपमेंट होता है, और ऑर्गेन सिस्टम से फिर क्या है, एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। आ रहा बात समझ में। और अगर ग्रुप ऑफ सेल्स अगर जुड़ेगा भी या ग्रुप ऑफ सेल्स आएगा भी तो कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। बात को याद रखिएगा, ये नहीं कि अलग अलग तरह का कोशिका आकर के एक ऑर्गेन बनाता, नहीं, एक ऑर्गेन एक ही तरह का कोशिका सारे लोग जुड़ते उसमें, तब जाकर के क्या है एक ऑर्गेन का फॉर्मेशन होता है। आया बात समझ में ये चीज। तो इसको आपको क्या है याद रखना होगा कि सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स, ये वर्ड को याद रखिएगा, एक समान या एक ही तरह का, ठीक है। एक कंपनी, हम बार बार कह रहे हैं, ये एक कंपनी अगर बनता है तो एक ही तरह का एम्प्लॉय से बनता है ना, यानी उसमें सारे एम्प्लॉय जो भी एम्प्लॉय होंगे वो एक ही कंपनी में काम कर रहे होंगे, ठीक है। ये नहीं कि कोई अलग कंपनी वाला आकर के इसमें काम करने लगता है, ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। फादर ऑफ साइटोलॉजी किनको कहते हैं, फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक को कहते हैं। अब बताइए, ये सब क्वेश्चन से तो परिचित है ही होंगे, पता ही होगा ये सब क्वेश्चन क्या है एग्जाम में। एनी हाउ अगर सेल चैप्टर, अगर सेल टॉपिक दे दिया है बायो में, और सेल टॉपिक क्या है, हर एग्जामिनेशन बायो का हर एग्जाम में सेल से क्वेश्चन आता ही आता है। और आज का जो ये इतना सारा हम अभी लेके आए हैं, ये 2 स्लाइड आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। दूसरा बात कि जो सेल टर्म देने वाले कौन थे, रॉबर्ट हुक ही थे। कब,
1665 में। आ रहा बात समझ में? 1665 में। और ये किससे टर्म दिए, कहां से देख करके? एक कॉर्क, एक क्या है, एक कॉर्क से, ठीक है, एक कॉर्क देखें। कॉर्क मतलब देख लेना, जैसे बोतल में जो ढक्कन होता था लकड़ी का, स्पंज टाइप का सॉफ्ट होता था, ठीक है। तो उस कॉर्क का क्या, उसको जूम करके देखे तो इनको हनी का कॉम, ठीक है, जैसे मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना, ऐसे ऐसे क्या स्क्वायर शेप में इनको देखने के लिए मिला, हनी कॉम के शेप में, इस तरीके से बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये चीज। अब क्या है, इसी तरीके के इनको क्या देखने के लिए मिला, हनी कॉम के जैसा, यही सेम इसी तरह से इनको स्ट्रक्चर देखने के लिए मिला। अब ये एक छोटा सा रूम के जैसा दिख रहा था इनको, माइक्रोस्कोप में क्या है, रूम के जैसा छोटा सा दिख रहा था, और इसी को ये टर्म दे दिए सेल। सेल का मतलब क्या होता है, एक लिटिल रूम होता है। क्या होता है, लिटिल रूम। सेल का मतलब क्या, लिटिल रूम होता है। सुने होंगे कि कैदी लोग को क्या बोला जाता है कि जाओ सेल में बंद कर दो, या मूवी में सुने होंगे सेल। सेल मतलब एक छोटा कमरा, ठीक है, छोटा कमरा, उसी को, और इसी तरह से उनको माइक्रोस्कोप में देखने के लिए मिला था, हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर। इस बात को याद रखिएगा, ये भी क्या है, कॉम, हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर, हनी यहाँ पे मिसिंग है। फादर क्या है, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। मॉडर्न साइटोलॉजी किसको कहते हैं, तो श्वानसन को कहते हैं। और इंडियन साइटोलॉजी किनको कहते हैं, A.K. शर्मा को कहते हैं, ठीक है, ये बात आगे समझ में। फिर उसके बाद में क्या है कि सेल थ्योरी कौन दिए थे, ठीक है, सेल थ्योरी। अब यहाँ पे सेल थ्योरी का जो बात आता है थोड़ा बेसिक है, यहाँ पे बेसिक्स आपको पहले से पता होना चाहिए, बार बार कह रहे उतना बेसिक लेके नहीं आएंगे। तो यहाँ पे सेल थ्योरी बस इतना बताएंगे कि सेल थ्योरी में हुआ क्या, या क्या बात यहाँ पे कहा गया था, वो चीज को सुनिए। तो सेल थ्योरी में क्या है ना कि सबसे पहले ये बोला गया कि जो हम लोगों के शरीर में, ठीक है, या एक तरह से पहले ये बोला गया कि जो धरती पे जो जीवन आया, हाइपोथेसिस थ्योरी था ये सारा। पहले के टाइम के लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे कि ये से अपने आप धरती पे कुछ मॉलिक्यूलर लेवल पे या कुछ एटम से लेवल पे बदलाव हुआ, धरती पे टेम्परेचर में या तापमान में कुछ चेंजेज आया, और उस चेंजेज के कारण क्या है, धरती पे जीवन शुरू हो गया। ऐसा कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। आ रहा बात समझ में? पादरी लोग या जो पंडित पुजारी लोग थे, वो लोग यही बोलते थे कि भगवान ने जीवन को दिया है। आ रहा बात समझ में? भगवान क्या किए हैं, जीवन को दिए हैं, जबकि ऐसा नहीं था, ठीक है। जीवन को देने वाले कौन थे, जीवन को देने वाले थे यहाँ पे धरती पे एटम्स एंड मॉलिक्यूल, वातावरण अपने आप बदलाव हुआ। पहले बहुत गर्म रहता था, आग का गोला के जैसा पृथ्वी रहता था, ठीक है, तापमान में बदलाव हुआ, पानी हुआ, फिर मिलियंस करोड़ों साल लग गए ऐसे क्या है इसको स्टेबल होने में धरती को, ठीक है। और धीरे 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 बोला जाता है ऐसा कि जो सेल थ्योरी ये लोग इनका कहना है, या फिर रुडोल्फ वर्च्यू, ठीक है, रुडोल्फ वर्च्यू ये क्या बोले कि देखिए सिंपल सा बात है कि हम लोग का जो उत्पत्ति हुआ, कहीं ना कहीं एक प्री एग्जिस्टिंग सेल मौजूद था या कोशिका मौजूद था, उसी से हम लोग पनप करके इवोल्यूशन करके आज हम लोग आगे बढ़े हैं। इसीलिए सबसे पहले एनिमल किंगडम जब पढ़ा रहे थे तो उसमें हम लोग देखे थे, एनिमल किंगडम में क्या देखे थे कि पहले पोरीफेरन के बारे में पढ़े, फिर क्या हम लोग वहां पे प्रोटिस्टा पढ़े, प्रोटिस्टा, पोरीफेरन, ये सारा चीज जब आगे बढ़ते हुए हम लोग आए, ठीक है, कि किस तरीके से मोलस्का हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, कॉम्प्लेक्स जीव तक पहुंचे हम लोग, फिर वर्टिब्रेट में पहुंचे। पहले किन्हीं के पास में बैकबोन नहीं था, पैर नहीं था, ठीक है, प्लेटे हेलमिन, हेलमिन, ये सब देखिए सीरियल वाइज अगर हम ऊपर की ओर बढ़े तो क्या देखते हैं, इवोल्यूशन हुआ, विकास हुआ। तो कहीं ना कहीं एक ही जीव से उत्पत्ति हुआ। और ये चीज भी हम लोग मानते हैं कि एम्फीबियन से ही क्या रेप्टिलियन से आया, रेप्टिलियन से एप से बन गए पक्षी, और एक तरफ में मैमिलियन से यानी हम लोग आ गए इधर निकल करके, है कि नहीं ये चीज। तो ये असल में क्या है ना कि एक यहाँ पे क्या है कि ये बात बोला जाता है कि इवोल्यूशन जो हुआ है वो एक ही कोशिका से हुआ। कहीं ना कहीं धरती पे कोई एक कोशिका होगा, उसी से हम लोग इवॉल्व करते हुए क्या है आज हम लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं। आया बात समझ में? लेकिन इसको क्या है कोई मानने के लिए तैयार नहीं थे, तो इसको भी एक्सपेरिमेंट के थ्रू रॉबर्ट कोच नाम करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको प्रूफ भी किया कि नहीं ये सही बात बोला जा रहा है रुडोल्फ वर्च्यू के द्वारा कि कहीं ना कहीं पहले से ही एक कोशिका मौजूद था, और तभी क्या है उसी से लाइफ का आगे जाकर के उत्पत्ति हुआ, ठीक है ये चीज। फिर उसके बाद में क्या है यहाँ पे कि
आगे हम लोग बढ़े, यहाँ पे क्या बोले आज के डेट में, ये स्लेडन एंड शॉन दिए कब, सेल थ्योरी दिए 1839 में। और शॉन क्या एक खास चीज यहाँ पे बताएं कि सेल के पास में आउटर लेयर में एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, मतलब एक आउटर लेयर होता है, कोशिका का बाहर में एक आउटर लेयर होता है जिसको आज की डेट में हम लोग क्या बोलते हैं, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और दूसरा बात इन्होंने ये भी कंक्लूड किया कि प्लांट हैव सेल वॉल एंड एनिमल हैव डोंट, यानी कि प्लांट के पास में एक्स्ट्रा एक बाहरी परत है, लेकिन जो जानवर का कोशिका है, एनिमल किंगडम वाले लोगों का, उनके पास में सेल वॉल नहीं है। आगे बढ़े हम लोग, सेल थ्योरी को एक्सटेंड कौन के, यही थोड़ा एडवांस बनाए सेल थ्योरी को, और एक्सटेंड करके क्या इन्होंने बताया, रुडोल्फ वर्च्यू। ये क्या बोले, रुडोल्फ वर्च्यू यहाँ पे ये बताएं कि हम लोग जितने भी हैं, से ऑल लिविंग सेल्स एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल्स, ठीक है। हम लोग किससे एग्जिस्ट कर रहे हैं या फिर किससे उत्पत्ति हुआ सारे जीवों का आज की डेट में धरती पे, तो कहीं ना कहीं एक प्री एग्जिस्टिंग पहले से मौजूद एक कोशिका से ही हम लोग इवॉल्व किए हैं, और जिसको क्या बोला गया, ओमनी सेलुला ई सेलुला, ठीक है। ये चीज, ये टर्म भी आप लोग जानते होंगे और ये भी एग्जामिनेशन में आ चुका है। उसके बाद में रॉबर्ट हुक तो डेड सेल को डिस्कवर किया था ना, लेकिन अगर बोला जाए कि जिंदा कोशिका, ठीक है, जिंदा कोशिका, ठीक है, जिंदा कोशिका को ढूंढने वाले कौन थे, तो फर्स्ट फ्री लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक, ठीक है। और इन्होंने क्या और डिस्कवर किया, स्पर्म, आरबीसी, प्रोटोजोआ, ये सब का भी डिस्कवरी कौन किए, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक, ठीक है, क्लियर। फिर उसके बाद में क्या है, न्यूक्लियस को कौन डिस्कवर किए, रॉबर्ट ब्राउन। अब यहीं पे क्वेश्चन क्या है, मार खा जाता है कि एक रॉबर्ट हुक और एक रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन याद रखिएगा कि इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, ठीक है, और रॉबर्ट हुक सेल को, ठीक है। फादर ऑफ साइटोलॉजी भी यहाँ पे अगर आपसे कंफ्यूज करने के लिए पूरी तरीके से क्या आपको कंफ्यूज किया जाएगा कि ऑप्शन इस तरह के देते हैं, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, बोला जाएगा फादर ऑफ साइटोलॉजी। दो नाम अगर सिमिलर है टाइटल से फिर आपको पकड़ना होगा, रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो आज के डेट में हम लोग क्या है, इलेक्ट्रॉन बीम से हम लोग देखते हैं माइक्रोस्कोप में रख करके, कौन डिस्कवर किए थे, नॉल और रस्का, ठीक है। फिर अब यहाँ पे ये बात बोला गया कि देखिए तभी यहाँ पे अब आगे जाकर के ये कंक्लूजन निकला था कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, यही जीवों के आधार पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को क्या किया, बांटा गया। और जो प्रोकैरियोट्स यानी कि जिसमें बैक्टीरिया आते हैं वो सारे के सारे मोनेरा में हैं, फिर प्रोटिस्टा में है, प्रोटिस्टा में क्या है, असल में मोनेरा में जो भी है सारे के सारे यूनिसेलुलर हैं, क्या है, यूनिसेलुलर हैं, ठीक है। लेकिन ये बोला गया है कि जो प्रोटिस्टा है वो भी यूनिसेलुलर है, लेकिन ये क्या है, यूकैरियोट में आता है। ये किस में आता है, यूकैरियोट यूनिसेलुलर। और ये किस में आते हैं, मोनेरा, ये मोनेरा आते हैं प्रोकैरियोट में, किसमें, प्रोकैरियोट, ठीक है, प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर, और ये यूकैरियोट यूनिसेलुलर। फंगी फिर प्लांटिया और एनिमलिया। एक चीज याद रखिएगा, कुछ प्रोटिस्टा और कुछ एनिमलिया किंगडम, इनके पास में सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है, सेल वॉल नहीं होता है। किसके पास में, एनिमलिया के पास में, एंड क्या है, सम प्रोटिस्टा के पास में। इस पॉइंट को भी साइड में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर क्या है, सेल। अब यहाँ पे जो सेल का जो एकदम मेन डेफिनेशन है, क्या बोला जाता है कि सेल इज द स्मॉलेस्ट। अगर एक भी कोशिका जिंदा रहना चाहे तो वो जिंदा रह सकता है, यूनिसेलुलर वाले, उनको ग्रुप में रहने का, जैसे हम लोग का एक कोशिका जिंदा अकेले नहीं रह सकता है। अगर स्पर्म का ही बात कर ले, स्पर्म को अगर छोड़ दिया जाए इस एनवायरनमेंट में, वो अकेले रहेगा ही नहीं, जबकि स्पर्म भी तो एक कोशिका है, एक सेल है। अगर हम लोग का एक आरबीसी को निकाल करके बाहर रख देते हैं, वो जिंदा रह पाएगा, नहीं। लेकिन एक बैक्टीरिया को अगर रख देते हैं तो वो जिंदा रह पाएगा। आ रहा बात समझ में। तो कुछ ऐसे मतलब कि सेल क्या है, अपना एक अकेला भी वो क्या अपना पूरा लाइफ को स्पेंड कर सकता है, जिंदा रह सकता है। बताने का मतलब ये है कि सेल अकेले एग्जिस्ट कर सकता है, इंडिपेंडेंट, उसको किसी का जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, हम लोग का शरीर का इसलिए नहीं रह सकता है क्योंकि इसको ग्रुप में रहने का आदत हो गया ना, इवॉल्व कर गया है, इसलिए क्या है, ग्रुप में रहने का आदत है। लेकिन फिर भी स्पर्म 24 घंटा तक जिंदा रह सकता है, 24 नहीं 48 आवर्स या 2 से 3 दिन तक क्या है, वो जिंदा रह सकता है। आया बात समझ में ये चीज,
क्लियर? तो इस चीज को भी याद रखिएगा। सेल इसीलिए क्या बोला जाता है कि सेल एक कोशिका, सिर्फ एक कोशिका, वो क्या होता है? स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है लाइफ का, जिंदगी का क्या है? स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है एक कोशिका। एक कोशिका, सिर्फ एक कोशिका कैपेबल होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे कैपेबल है ना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए, जैसे बैक्टीरिया अकेले जिंदा रह रहा है। फिर क्या है? बैक्टीरिया, ये सारा कुछ, मतलब कौन इसको पहले लिविंग कौन डिस्कवर किए थे? डच साइंटिस्ट थे, वही एंटोन ल्यूवेनहुक ने क्या किया? इसको डिस्कवर किया। लेकिन क्या जब इसको डिस्कवर किया गया तभी इसको बैक्टीरिया बोल दिया गया था या फिर कुछ और उस वक्त बोला जाता था? तो उस वक्त क्या बोलते थे? उस वक्त ये लोग बोलते थे, इसको टर्म दिए थे। एक इस टर्म को याद रखिएगा, एनिमैल्कुलस, ठीक है? एनिमैल्कुलस। ये लोग उस वक्त नहीं तो कोई नहीं को पता था कि ये बैक्टीरिया है कि माइक्रोब से क्या है, नहीं, ये सिर्फ ये टर्म देते थे। कब? ये कब की बात है? 1675 में। 1675 में ये लोग क्या बोलते थे? इन छोटे छोटे जीवों को जो माइक्रोस्कोप में आज के डेट में हम लोग बैक्टीरिया जिसको कहते हैं, ये बोलते थे एनिमैल्कुलस, ठीक है? एनिमैल्कुलस, ठीक है? अब इसके बाद में देखिए यहाँ पे, बाद में यहाँ पे लुईस पास्चर जैसे बहुत सारे यहाँ पे विवाद होता था, ठीक है? विवाद क्या होता था? विवाद ये होता था कि भैया हम तो मान रहे यही चीज की लाइफ क्या चीज है? लाइफ भगवान दिए हैं, कोई और नहीं दिया है, ठीक है? अपने आप धरती पे क्या है? लाइफ नहीं पनपा है। लाइफ को कौन पनपाया है? तो भगवान दिए हैं लाइफ को, ठीक है? तो इसमें पादरी लोग या जो लोग साइंटिस्ट लोग ये सब डिस्कवरी कर रहे थे या फिर ये सारा चीज बातें बता रहे थे, तो उसमें हुआ क्या? उसमें ये चीज कि कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं कि भगवान के विरुद्ध जाकर के कोई बोल रहा है। बहुत अथी चला, बहुत साइंटिस्ट लोग आए, तो एक बहुत ही फेमस इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको क्या है? एक स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, ठीक है? स्वान नेक एक्सपेरिमेंट, ठीक है? स्वान नेक एक्सपेरिमेंट किए थे। वो क्या किए कि उस एक्सपेरिमेंट में ये बताना चाहते थे, जैसे कि उस एक्सपेरिमेंट में ये बोले कि एक अगर हम फ्लास्क लेते हैं जिसका गर्दन ऐसे एकदम पतला है, ठीक है? ये पतला है, इस गर्दन का मुंह ऐसे पतला है स्वान के लिए। अब बोला गया कि अब इसमें लाइफ, अगर बोले कि भगवान लाइफ देता है तो इसके अंदर में जीव आ जाना चाहिए था। इसके अंदर में ना कुछ खाना वाना का टुकड़ा रखा हुआ था, ऐसे ही वेस्ट। बोले कि ऐसा गर्दन है तो इसके अंदर में क्या चीज है? इसके अंदर में लाइफ पनप जाना चाहिए था, लेकिन नहीं पनपा। पादरी लोग से पूछा गया कि कितना दिन तक में या कब तक? बोला 1 महीना रुक जाओ, 1 सप्ताह रुक जाओ, 4 सप्ताह रुक जाओ। तो ऐसे करके ये लोग क्या है कि लाइफ को देखना चाह रहे थे कि लाइफ कैसे आता है। तो हुआ क्या चीज कि इतना टाइम वेट करने के बाद में भी क्या है? नहीं, लाइफ इसमें किसी भी तरह का कोई ऑर्गेनिज्म, किसी भी तरह का कोई जीव देखने के लिए नहीं मिला। तो किस तरह से मिला? अब यही ये लोग क्या किए कि खुला में, एक खुला जार में क्या एक मीट का टुकड़ा को रख करके, ये भी आप जानते होंगे ये एक्सपेरिमेंट के बारे में, एक खुला टुकड़ा है, ठीक है? और ये खुला हुआ जगह है। तो इस पे क्या देखा गया कि कुछ टाइम के बाद में इस पे फंगस लगने लगा, कुछ बैक्टीरिया आकर के उगने लगा। बोला गया यहाँ पे पहले से एक सेल मौजूद था, डेड सेल मौजूद था, उसको खाने के लिए कोई और सेल आया, फिर उसको खाने के लिए कोई और आएगा, फिर मक्खी आएगा, ठीक है? तो इस तरीके से क्या बोला गया ना कि कहीं ना कहीं हम लोगों का जो उत्पत्ति है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही हुआ है, अपने आप लाइफ नहीं बना है, ठीक है? ये चीज तो इस एक्सपेरिमेंट को ये क्या है? प्रूव करके मतलब कहना चाहे कौन? तो लुईस पास्चर और एक और साइंटिस्ट थे रॉबर्ट कोच। ये लोग अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर दिए और साथ में ये भी प्रूव कर दिए कि जो बैक्टीरिया है, जो ये छोटे जीवाणु हैं, ठीक है, छोटे छोटे से जो अकेले रह जाते हैं, असल में क्या है? ये अकेले तभी रह पाते हैं किसी के पास जा करके, मतलब किसी के साथ में संबंध बना करके, किसी के शरीर में घुस करके या किसी प्लांट के ऊपर में रह करके, तब जा करके जीवित रहते हैं। तभी तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि बैक्टीरिया आर कॉजेज वेरियस डिजीज, बहुत सारी बीमारी फैलाते हैं, किसको? प्लांट्स को और एनिमल्स को, ठीक है? आया बात समझ में यहाँ पे? फिर उसके बाद में क्या है कि अब इसका जो टर्म देखिए यहाँ पे 1670 का हम जब बात कर रहे थे वहां पे कि तब तक इसको एनिमैल्कुलस बोल रहे थे, ठीक है? लेकिन अब क्या है किस टाइम में? तो फ्रेंच सर्जन एक आए सेलिडलॉट 1878 में, अब इसको क्या नाम दे दिए? माइक्रोब्स नाम दिए। और एहनबर्ग ये सबसे पहले 1828 में क्या टर्म दिए? बैक्टीरिया टर्म दिए। क्या बोले इसको? बैक्टीरिया बोले, ठीक है? आया बात समझ में यहाँ पे? तो
ये सारा बात यहाँ पे क्या था कि ये इंपॉर्टेंट कुछ टर्म था, कुछ साइंटिस्ट का नाम था, कुछ डिस्कवरी था कि किन ने सेल का टर्म दिया, साइटोलॉजी क्या यहाँ पे है, सेल बायोलॉजी को क्या कहते हैं यहाँ पे, ठीक है, और साइंटिस्ट का नेम यहाँ पे जो भी था और ईयर था उसको आपको याद रखना होगा। इसमें से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन इसी एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब अगर टूल्स एंड टेक्निक का बात करें, जो आपका टॉपिक में है कि टूल्स एंड टेक्निक, तो ये आपको सबसे पहले ये माइक्रोस्कोप देखिए यहाँ पे, इस माइक्रोस्कोप में क्या दिख रहा है आपको कि पता चल रहा होगा कि जब रॉबर्ट एंटोन लुवेनहुक ने क्या किया कि अपना ही माइक्रोस्कोप को डेवलप करके, ठीक है, रॉबर्ट हुक भी क्या है, अपना ही माइक्रोस्कोप डेवलप करके उन्होंने भी डेड सेल को देखा था, लेकिन एंटोन लुवेनहुक ने भी क्या है, अपना ही माइक्रोस्कोप को वो भी खुद से ही डेवलप किए और लेंसेस का अरेंजमेंट किए। किसका अरेंजमेंट किए? लेंस का अरेंजमेंट किए, और लेंस का अरेंजमेंट करने के बाद में क्या है, वो देखे जूम करके, ठीक है, जूम करके देखे। तब तक जैसे सिंपल सा अगर बचपन में खेले होंगे तो जो लेंस होता था, अगर धूप को देखते थे हम लोग, क्या है, धूप से खेलते थे, कागज को जलाने की कोशिश करते थे कड़ा धूप में, तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे क्या है कि लेंस को सही तरीके से अगर अरेंज किया जाए तो कोई भी चीज को जूम करके हम लोग तो देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। तो इन्होंने उसी तरह का दिमाग लगाया और क्या है, यूज करके ये लोग क्या है, लेंसेज का यूज करके कोई भी चीज को जूम करके देखना शुरू किए, ठीक। अब हुआ क्या कि जब जैसे जैसे जमाना आगे बदला तो फिर क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप आया। सिंपल माइक्रोस्कोप के बाद में क्या चीज है, आज के डेट में क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम लोग जो यूज करते हैं स्कूल्स में, लेबोरेटरी में। फिर उसके बाद में और अगर एडवांस देखें तो स्टेम स्कैनिंग माइक्रोस्कोप में हम लोग पहुंच जाते हैं। कहाँ पे? स्कैनिंग माइक्रोस्कोप में हम लोग क्या है, आज पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल देखते हैं, यहाँ पे ये आई पीस है और ये स्पेसिमेन से स्लाइड होल्डर, जहां पे हम लोग क्या है, रख करके जूम करके देखते हैं। ये फोर्स फाइन एडजस्टमेंट है। तो इतना आपको क्या है, ये प्रैक्टिकल अभी नहीं चल रहा है यहाँ पे कि ये सारा माइक्रोस्कोप का नाम आपको याद रखना है, इतना याद रखना है कि होता है, ठीक है। तो ट्रांसमिशन यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं, ये सारे सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक। फिर एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फिर और भी बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स है जिसके वजह से या फिर क्या है, उनके हेल्प से हम लोग सेल के बारे में और अच्छा से स्टडी कर सकते हैं। जैसे सेल फ्रैक्शन एक टॉपिक होता है, ठीक है। सेल फ्रैक्शन में क्या देखते हैं कि सेल को ग्राइंड करते हैं और उसको क्या करते हैं हम लोग, टेस्ट ट्यूब में रख करके सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स में यानी बहुत तेजी से घुमाते हैं और उसका डेंसिटी के अनुसार क्या है, सेल अरेंज हो जाता है टेस्ट ट्यूब में, और उस सेल को निकाल करके हम लोग माइक्रोस्कोप में रख करके उसका स्टडी करते हैं। आए बात समझ में ये चीज? तो वही यहाँ पे क्या है कि कुछ टूल्स एंड टेक्निक है, इसमें खास बेसिकली इससे रिलेटेड आपको बस इतना याद रखना है कि क्या है, इसके मदद से हम लोग जूम करके किसी भी छोटे ऑर्गेनिज्म को या फिर क्या है उसको हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये टूल्स एंड टेक्निक में कुछ खास उतना आपको याद, अभी फिलहाल के लिए इतना याद रखना है कि टेम एंड सेम के बारे में, माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, हाँ, लेंसेस कितना यूज करते हैं ये चीज भी याद रखना है आपको, 10x या 20x हम लोग रखते हैं। और दूसरा चीज कि जो यहाँ पे टेम है, टेम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम लोग क्या देखते हैं कि वहां पे क्या छूटता है, इलेक्ट्रॉन बीम वहां से रिलीज होता है, इलेक्ट्रॉन बीम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बीम जाकर के इस स्पेसिमेंस पे यहाँ पे पड़ता है, तब क्या हम लोगों को जो ऑब्जेक्ट है वो दिखेगा, ठीक है। दिख रहा है, यहाँ से बीम छूटता है, बीम, इलेक्ट्रॉन बीम। कैसा बीम? इलेक्ट्रॉन बीम। और इस जगह पे रख करके हम लोग क्या उसको देखते हैं। आगे हम लोग देखें यहाँ पे, अब आते हैं टॉपिक सेल स्ट्रक्चर में, ठीक है। सेल स्ट्रक्चर में हम लोगों को क्या देखना है, तो सेल स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें कि एक सिंपल अगर सेल का बात करें, ठीक है, एक सिंपल सेल का अगर हम लोग बात करें कि कैसा दिखेगा हम लोगों को, एक सेल का अगर बात करें, सिंपल सेल कैसा दिखेगा हम लोगों को, तो ये जो सेल आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है। अगर सेल का बात करें, क्या दिख रहा, ये हो गया इसका बाहर का परत, ठीक है, सबसे बाहर वाला परत जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन, अच्छा हम लोग यहाँ पे खुद बनाते हैं और देखते हैं। अगर एक सेल है, ठीक है, एक सेल है, ये हो गया इसका सबसे बाहर वाला परत, ठीक, इसको हम लोग बोल दिए क्या, सेल वॉल। फिर इसके अंदर में एक वॉल, एक लेयर होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल
मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक, एक कॉमन, अगर एक एकदम सिंपल सेल का बात करें, ठीक है, एडवांस सेल का बात नहीं करें, सिंपल एक यूनिसेलुलर, अगर हम नीचे लेवल का जाएं, एकदम सबसे सिंपल सेल का अगर स्ट्रक्चर देखना चाहें तो उसमें क्या होना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो एक आपको यहाँ पे दिखा सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन, फिर इसमें क्या मौजूद होता है, लिक्विड। उस लिक्विड को क्या कहते हैं, प्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मा, प्लाज्म कहते हैं, ठीक है। और प्लाज्मा किस में मौजूद है, कोशिका में, सेल में मौजूद है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कह देते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। प्लाज्म का मतलब होता है लिक्विड, प्लाज्म का मतलब क्या होता है, लिक्विड, और ये साइटो का मतलब सेल, यानी कि सेल का लिक्विड, ठीक है, ये चीज। फिर उसके बाद में क्या दिखा हमको, और इसमें मेन क्या होगा, तो इसमें मेन होगा इसके अंदर में मौजूद इसका ये डीएनए, ठीक है, डीएनए। अब न्यूक्लियस क्यों नहीं बोले या न्यूक्लियोलस क्यों नहीं कह रहे हैं, फिगर में तो कुछ और दिख रहा है, उसको भी हटाइए। सिंपल अब ये देखिए कि इसमें क्या होगा, डीएनए। एक सेल में इतना होना कंपलसरी है। एक और चीज होगा इसमें, क्या, तो राइबोसोम होगा। क्या होगा, राइबोसोम, राइबोसोम होगा, ठीक है। क्या मौजूद होगा इसमें, एक और ऑर्गेनेल, राइबोसोम। अब जो हम यहाँ पे फिगर बनाए हैं, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब कि सेल में इतना कॉमन है, इतना होना जरूरी। आप किसी भी तरह का सेल पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, अगर ये चीज हुआ तभी कोई सेल को, मतलब क्या, एक कॉमन स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं अभी। बाकी तो एडवांस हम लोग देखेंगे, प्लांट सेल का, एनिमल सेल का, बैक्टीरिया का, ठीक है। लेकिन अगर एक कोशिका का बात करें तो उसमें सेल वॉल देखने मिलेगा आपको, या सेल मेम्ब्रेन, बाहरी, सबसे बाहरी परत, ठीक है। फिर ये दूसरा अंदर का लेयर हो गया, फिर इसके अंदर में लिक्विड होगा मौजूद, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म कहेंगे। फिर इसमें डीएनए मौजूद होगा, ठीक है। अब डीएनए क्या होता है यहाँ पे, कि डीएनए हम लोग क्यों कह रहे हैं, अभी हम लोग यहाँ पे ना न्यूक्लियस बोले, ना ही तो कुछ और टर्म दिए, क्योंकि जैसे अगर मान के चलिए कि न्यूक्लियस में भी ये बाहर परत दिख रहा है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर जिसमें नहीं होता है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसमें क्या, ये बाहरी परत न्यूक्लियस का, ठीक है, नहीं होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल डीएनए या न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियोइड, जो कि हमको प्रोकैरियोटिक में देखने मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज कॉमन था यहाँ पे, क्या है, राइबोसोम याद रखिएगा, साइटोप्लाज्म होगा, डीएनए होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा, और सेल वॉल उसमें देखने के लिए हमको मिलेगा, ठीक है। ये एक सेल का स्ट्रक्चर में इतना हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, अब एडवांस में हम लोग देखेंगे ये सेल का स्ट्रक्चर, लेकिन अभी पहले हम लोग इतना समझ गए। अब यहाँ पे क्या है, सेल के बारे में थोड़ा देखें। देखिए यहाँ पे सेल का क्या बोला है कि सेल बेसिक यूनिट है सारे जिंदगी, मतलब कि जो भी एक जीवन चक्र है या एक जो जीवन चल रहा है उसका एक बेसिक यूनिट कौन है, तो सेल ही है, कोशिका, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिज्म अभी जस्ट बताए ना, प्लांटिया, एनिमलिया, जितना भी अभी हम बात किए हैं, इसका मतलब क्या बात किए, एनिमलिया, प्लांटिया, फंगस, ये सब क्या है, किससे बने हैं, कोशिका से ही बने हैं, ठीक है। और एक सेल में यूजुअली क्या क्या होगा, जो भी हम यहाँ पे बात बोले वही यहाँ पे क्या है लिखा हुआ है। क्या बोला है यहाँ पे कि सेल मेम्ब्रेन तो होगा ही होगा, ठीक है। क्या चीज है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन क्या है, जो कि एक बाहर परत का। अब अगर बोले सेल मेम्ब्रेन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं रहेगा तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, जो एक तरह से बोल सकते हैं ऑस्मोटिक रेगुलेशन, कौन उसको मैनेज करेगा, कि कुछ भी फिर अंदर आ जाएगा, कुछ भी फिर बाहर चला जाएगा। तो एंट्री करने के लिए अगर बाहर का दरवाजा ही नहीं मौजूद होगा, आप एक घर में रह रहे एक रूम में और चारों तरफ से दीवार अगर उठाई ही नहीं, तो फिर क्या फायदा उस घर का, बाउंड्री का, है कि नहीं, गेट का, एक पर्टिकुलर गेट की यहाँ से ही इंसान आएगा, एक पर्टिकुलर गेट की जहां से गाड़ी घुसेगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ क्या है यहाँ पे कि इस तरीके से मैनेज किया जाता है, या फिर क्या है उसको कि बाउंड्री बना करके हम लोग क्या है कि कंट्रोल करते हैं कि कोई भी ऐरा गैरा नहीं घुस सकता है, ठीक। तो सेल मेम्ब्रेन भी वही चीज है कि सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे क्या है, सेल मेम्ब्रेन एक तरह से कंट्रोल करता है
ठीक है, कंपोनेंट्स को, और एक तरह से कैन फाइंड अदर टू बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सेल। दो और कंपोनेंट होते हैं, एक कौन सा, एक डीएनए और एक है साइटोप्लाज्म। देखिए यहाँ पे डीएनए आपको सारे सेल में देखने मिलेंगे और प्लाज्मा भी सारे सेल में देखने मिलेंगे। ठीक है, डीएनए क्या होता है, डीएनए में आपको जेनेटिक मटेरियल देखने मिलेगा, जिसको हम लोग कहते हैं ना डीएनए में ये वंशागति या फिर जो उसमें क्या है कोड लिखा रहता है। जैसे अगर बात करें कि डीएनए बोलते हैं डीएनए टेस्टिंग या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो इससे क्या पता चलता है कि ये इसी का बच्चा है कि नहीं, या फिर ये इसके फादर है कि नहीं है, मदर है कि नहीं। आ रहा बात समझ में। तो डीएनए में क्या होता है ना कि स्पेशल तरह का कोड लिखा होता है कि जो आगे आने वाला जनरेशन है उसमें कैसा कैरेक्टर पास होगा, कैसा वो दिखेगा, उसका स्ट्रक्चर, उसका शेप, उसका साइज, ये सारा कुछ क्या है उसमें पता चलता है उस जेनेटिक मटेरियल में, उस डीएनए में। ठीक है, आए बात समझ में। तो वही यहाँ पे क्या है कि हमको देखने के लिए मिलेगा, किसमें, डीएनए में। अब उसके बाद में क्या है यहाँ पे कि न्यूक्लियस, जो कि क्या है, अब न्यूक्लियस हम लोग किस में बोलेंगे, यूकैरियोटिक में हम लोग इसको न्यूक्लियस कहेंगे और प्रोकैरियोट में न्यूक्लियोइड कहेंगे। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर में डीएनए का ऊपर में एक परत नहीं रहता है, तो उस परत का नहीं रहने के कारण प्रोकैरियोटिक में हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं और यूकैरियोटिक में क्या, न्यूक्लियस कहते हैं। और साइटोप्लाज्म क्या है, वो सेल के अंदर में एक लिक्विड है जो क्या है, एक तरह का जैसे देखोगे जेली लाइक स्ट्रक्चर, जो कि ऑर्गेनेल्स को पकड़ के रखने में मदद करता है। सिंपल सा समझिए कि एक कटोरी है, ऐसे एक कटोरी है और इस कटोरी में ना बहुत जेल है। ठीक है, क्या है इस कटोरी में, जेल है। ठीक है, अब हुआ क्या कि आप चावल का दाना लिए और इसमें फेंके जोर से। ठीक है, चावल का दाना लेने के बाद में अगर हम इसमें फेंक देंगे, ठीक है, तो फंस जाएगा ना वहां पे, क्योंकि वो जेली जैसा है। ठीक है, हिलेगा नहीं, आपस में टकराने नहीं देगा। ठीक है, हम चाहे फिर उसको कितना भी घुमाएं। तो ठीक उसी तरीके जैसे यहाँ पे ये फंसा हुआ रहेगा एक चावल, फिर यहाँ पे हम एक बूट डाल दिए। ठीक है, फिर यहाँ पे एक हम मटर का टुकड़ा डाल दिए। ठीक है, इधर फिर हम एक चिप्स डाल दिए। ये तरह तरह का इमेजिन करके चलिए, ये क्या है, ऑर्गेनेल्स। अब ये ऑर्गेनेल्स अलग अलग जगह पे क्या अपना फिक्स है एक जगह पे, और ये साइटोप्लाज्म क्या एक्ट करता है, वही मैट्रिक्स जैसा एक्ट करता है, या तो हम लोग जेली लाइक स्ट्रक्चर या जेली लाइक लिक्विड होता है। क्या होता है, जेली लाइक लिक्विड। कौन, साइटोप्लाज्म, जिसमें आपको डीएनए, न्यूक्लियस या तो फिर अदर और ऑर्गेनेल्स जो कि क्या है फ्लोटिंग मिलेंगे, तैरता हुआ आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, अब इतना भी ये तैरने वाला नहीं होता, ये थोड़ा सा जेली जैसा होता है, कड़ा, मतलब क्या है, जेली खाए होंगे ना नॉर्मल, तो उसमें अगर हम कोई भी चीज फेंकेंगे तो वो हिलेगा सिर्फ, पूरी तरीके से उसमें तैरेगा नहीं कोई भी चीज। ठीक है, लेकिन हाँ फ्लोटिंग मोड में रहता है। ठीक, अब अगर हम बात करें कि ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो यहाँ पे अगर हम देखें एक डायग्राम में कि कैसे किस सेल में क्या हमको देखने मिलेगा, तो ये जो बैक्टीरिया दिख रहा है आपको, ये बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया यहाँ पे दिख रहा, बैक्टीरिया यहाँ पे क्या है, ये बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया में आपको सेल वॉल दिख रहा, सेल मेम्ब्रेन भी है इसमें। ठीक है, ये रिंग जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक, फिर इसमें आपको क्या है, क्रोमोसोम रिंग ऑफ डीएनए, लार्ज क्रोमोसोम रिंग ऑफ डीएनए यहाँ पे दिख रहा, क्रोमोसोमल यहाँ पे दिख रहा है। ये इसके ये क्या है, ऐसे ही सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसमें सिर्फ ये तैर रहा है। ठीक है, इसके बाहर में किसी तरह का ऐसे परत नहीं चढ़ा हुआ है। सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का इसमें परत नहीं है डीएनए के बाहर में, तो इसलिए हम लोग इसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। और इसमें साइटोप्लाज्म और ये सेल वॉल। प्लांट का हम लोग देखें, यहाँ पे प्लांट में आपको अलग तरह का ऑर्गेनेल्स देखने मिलेंगे और एनिमल सेल्स में अलग देखने के लिए मिलेगा। इसको भी हम लोग देखेंगे डिटेल में। अभी हम लोग सबसे पहले सिंपल सा ये देखें कि जो सेल्स होते हैं, सेल्स एक दो तरह का नहीं होता है, डिफरेंट टाइप्स का आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे बैक्टीरिया, स्मूथ मसल सेल, स्पर्म सेल, क्लाइमेडोमोनास, ये एल्गी में आते हैं। ठीक है, कार्टिलेज सेल्स जो हम लोग का ये कान के हड्डी के पास में मिलेगा, ऐसे नर्व सेल्स जिससे हम लोग का न्यूरॉन बना है, ये फैट सेल, चर्बी सेल। ठीक, ये चीज। अब यहाँ पे क्या है कि जो सेल है, ठीक है, सेल के स्ट्रक्चर में हम लोग और क्या देखेंगे कि सेल का टाइप्स कितना होता है। सेल का टाइप्स अब आते हैं बात यहाँ पे हम लोग कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में देखेंगे। ठीक है, जो सेल्स हैं वो दो तरह का देखने के लिए मिलेगा, एक को हम लोग क्या बोलते हैं प्रोकैरियोट और दूसरा
यूकैरियोट। अच्छा, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में यहाँ पे क्या है, अगर हम लोग फर्क बताना चाहें या फिर पूछना चाहें कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट है क्या, तो सबसे पहले यहाँ पे इस पॉइंट को देखिए। देखिए क्या बोला है कि प्रोकैरियोट में, प्रोकैरियोट हम लोग किसको बोलते हैं, प्रोकैरियोट का मतलब होता है विदाउट कर्नल, मतलब कि जिसके पास में न्यूक्लियस नहीं होता, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, डीएनए होता है, ध्यान से सुनिएगा, न्यूक्लियस में फर्क इतना है कि उसके ऊपर में एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम एक स्ट्रक्चर बना रहे, एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, ठीक, सेल के अंदर में ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर में हमको क्या है, इस तरीके से डीएनए देखने के लिए मिलेगा। ठीक, अब क्या है, इसके अंदर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर में, यानी इसके अंदर में भी आपको लिक्विड देखने मिलेगा जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, ये क्या आपको यहाँ पे दिख रहा, न्यूक्लियोप्लाज्म। आगे बात समझ में चाहिए। अब ध्यान से सुनिए, इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कह रहे हैं, इसके अंदर वाला को हम लोग साइटोप्लाज्म कह रहे हैं, है कि नहीं ये चीज, क्या बोल रहे हैं इसको तो हम लोग साइटोप्लाज्म कह रहे हैं, है ना, क्या बोल रहे हैं इसको, साइटोप्लाज्म। ध्यान से सुनिएगा, एक ही घर में 4-5 कमरा तो हो सकता है ना, ठीक, ऑर्गेनेल भी क्या काम करता है, जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, कोशिका के जो ऑर्गेनेल्स हैं वो कमरे का ही काम कर रहे हैं। एक घर के अंदर में, एक बड़ा सा हवेली या एक बड़ा घर के अंदर में 10-15 कमरा है जिसमें अलग अलग तरह का काम हो रहा है। ठीक है, कि एक कमरा में कपड़ा सिलाई होता है, एक कमरा में खाना बनता है, एक कमरा में सब्जी कटता है, एक कमरा में क्या चीज है कि कपड़ा धुलवाता है, एक कमरा में लोग सोते हैं, एक कमरा में लोग खाते हैं, एक कमरा में लोग रहते हैं। तो ऐसे करके अलग अलग कमरा का अलग अलग फंक्शन हो गया। ठीक है, एक कमरा में लोग बैठ करके टीवी देखते हैं। तो कोशिका में भी क्या इसी तरीके से ऑर्गेनेल्स, इसके अंदर में, मतलब ये कोशिका तो एक है ही यहाँ पे, इसके अंदर में भी एक लेयर ऐसे लाल वाला जो दिख रहा है, ये चढ़ा होता है। ऐसे करके बहुत सारे जो ऑर्गेनेल्स है, सबका एक अपना अपना क्या है, बाहरी परत, मतलब क्या होता है, बना होता है। ठीक है, कोशिका के अंदर में ही। तो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास में भी ये बाहरी परत मौजूद होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसके अंदर में ये डीएनए है, ये क्या है यहाँ पे, ये डीएनए है, ये जो व्हाइट वाला है ये डीएनए हो गया। ठीक है, फिर क्या हो गया यहाँ पे, ये जो रेड वाला लेयर है इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोले। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये। ठीक, आ रहा बात समझ में। लेकिन जो प्रोकैरियोट, ये यूकैरियोट का बात बता रहे, ये यूकैरियोट कोशिका में ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, तभी जाकर के इसको हम लोग प्योर, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिर जाकर के ये सब मिला करके इसको ही न्यूक्लियस कहते हैं। लेकिन प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि प्रोकैरियोट में ये लाल वाला होता ही नहीं। अब ऐसे समझ लीजिए कि प्रोकैरियोट में ये जो लाल वाला लाइन है ये होता ही नहीं, ये डीएनए ऐसे ही तैर रहा होता है, साइटोप्लाज्म नहीं, यहाँ पे क्या है, ये हिल रहा होता है, ये पूरी तरीके से फैला होता है। तो इसको बोल देते हैं बस ट्रू, क्या बोलते हैं, फॉल्स न्यूक्लियस बोलते हैं। इसके पास में न्यूक्लियोप्लाज्म भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये डीएनए बस ऐसे ही खुला हुआ क्या है, तैर रहा होता है। आया बात समझ में चीज। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि जब ये दिखा, यहाँ पे आपको ये दिखा इस तरीके से, यहाँ पे डीएनए ऐसे इसमें होता है, किसमें, प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, इसलिए इसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं, न्यूक्लियस ना बोल करके न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ठीक है, इसलिए विदाउट न्यूक्लियस इसको बोला गया है, किसको, प्रोकैरियोट को, जिसमें बैक्टीरिया आपको देखने मिलेगा। कौन देखने मिलेगा, बैक्टीरिया। ठीक है, लेकिन कुछ को छोड़ के, जैसे यहाँ पे क्या है कि आपको यूकैरियोट्स या प्रोकैरियोट्स तो हमेशा सिंगुलर ही, यूनिसेलुलर होंगे। क्या होंगे, यूनिसेलुलर होंगे। लेकिन यूकैरियोट कोशिका भी कुछ कुछ क्या होगा कि यूकैरियोट तो एडवांस हो गया, तो यूकैरियोट मल्टी सेलुलर होना चाहिए ना, लेकिन कुछ को छोड़ करके, जैसे ईस्ट किस में आता है, यूकैरियोट में आता है, एडवांस है, लेकिन फिर भी वो अकेले रहता है, यूनिसेलुलर। दूसरा में यूकैरियोट क्या है, ग्रीक वर्ड में, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस, जिसके पास में क्या है, ट्रू न्यूक्लियस। ये वर्ड याद रखना है आपको, ये पूछा जाएगा। कैरियोट और यूकैरियोट जो है
ठीक है, क्या फर्क है, प्रोकैरियोट में आपको ट्रू न्यूक्लियस नहीं देखने मिलेगा, फॉल्स न्यूक्लियस देखने मिलेगा, और यूकैरियोट्स में आपको ट्रू न्यूक्लियस देखने के लिए मिलेगा। आया बात समझ में ये चीज, ठीक है। और क्या है, यूकैरियोट आपको मल्टी सेलुलर दिखेंगे, लेकिन एक्सेप्ट कुछ प्रोटिस्टा को छोड़ करके बाकी एनिमल सेल्स, प्लांट सेल में भी क्या आपको थोड़ा कुछ डिफरेंस देखने मिलेगा सेल का स्ट्रक्चर में, और आपको इसमें बहुत सारे वेराइटीज देखने मिलेंगे, किसके तुलना में, यूकैरियोट्स के तुलना में, अलग अलग तरह का ऑर्गेनेल्स देखने के लिए मिलेगा। ओके, चलिए अब हम लोग यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखते हैं सेल का, कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का स्ट्रक्चर में कि क्या डिफरेंसेस देखने के लिए मिलेगा। दिख रहा, अब इसमें क्या है कि एक एनिमल सेल देख रहे हैं, एनिमल सेल के ऊपर में क्या दिख रहा है आपको, इस फिगर को देखिए, ये यहाँ पे आपको क्या है, एक एनिमल सेल दिख रहा, ठीक है, जो किस में आएगा, यूकैरियोट में। यूकैरियोट में क्या दिख रहा है आपको, इसमें आपको दिख रहा है कि सिंपल सा यहाँ पे सबसे बाहरी परत जो है, ये बाहर वाला परत है, इसको हम लोग क्या बोले, सेल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन। ये बीच में दिखा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, यहाँ पे ये डार्क कंडेंस एक मटेरियल होता है जिसको न्यूक्लियोलस बोल रहे हैं। ये बीच में न्यूक्लियोप्लाज्म है, यहाँ पे जो ये ब्लू कलर का यहाँ पे दिख रहा है वो क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर में जो ये लिक्विड प्रेजेंट है उसको क्या बोले, न्यूक्लियोप्लाज्म बोले। अब फिर इसमें क्या है, धागा जैसा यहाँ पे, ये धागा जो है इसमें इस तरीके से ये अनबाइंड ऐसे छितराया हुआ है, फैला हुआ है, जिसको क्या बोल दिए, क्रोमैटिन बोले। क्या बोले इसको, क्रोमैटिन कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, क्रोमैटिन कह रहे हैं। ये न्यूक्लियोलस है, और इसके बाहरी परत में, यहाँ पे बाहर में एक परत दिख रहा होगा, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इन सब को मिलाकर के न्यूक्लियस कहे। क्या बोले इसी को, न्यूक्लियस कहे। और न्यूक्लियस के अगल बगल में क्या दिख रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसके ऊपर में दाना दाना जैसा जो दिख रहा है ना, वही राइबोसोम से, क्या है, राइबोसोम से, और इसी को क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इधर भी कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है जो कि क्या है, स्मूथ है। कैसा है, स्मूथ है। आगे बात समझ में चीज, ये एक यूकैरियोट का आपको सेल दिखाएं, यहाँ पे कोशिका दिखाएं कि यूकैरियोट में इतने सारे ऑर्गेनेल्स हमको देखने के लिए मिला, एक एनिमल सेल दिखाएं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स, जो कि प्रोकैरियोट्स में कौन बिलोंग करते हैं, प्रोकैरियोट्स में सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया। प्रोकैरियोट में कौन आता है, बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रोकैरियोट में बैक्टीरिया आते हैं, तो इसमें हमको क्या दिख रहा है, इस बैक्टीरिया, ध्यान से देखिए, इस बैक्टीरिया में कोई भी ऑर्गेनेल है, सिर्फ एक ऑर्गेनेल छोड़ करके, एक्सेप्शन राइबोसोम, बाकी कोई भी और ऑर्गेनेल्स इसमें आपको देखने नहीं मिलेगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्गेनेल देखने मिलेगा, सेल ऑर्गेनेल, जिसको हम लोग राइबोसोम कहेंगे। बाकी इसमें आपको न्यूक्लियस देखने मिला नहीं। ये जो छितराया हुआ दिख रहा है ना, यही क्या है, डीएनए, जिसको हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। और ये यहाँ पे प्लाज्मिड, ये सर्कुलर डीएनए, प्लाज्मिड को क्या कहते हैं, सर्कुलर डीएनए। इसके शरीर के ऊपर में उभार, ये दिख रहा है, ये ऐसे ऐसे कांटा जैसा उभार निकला हुआ है, इसको पिली कहते हैं। क्या कहते हैं, पिली, ठीक है। ये इसका बाहरी परत है, जिसको हम लोग कैप्सूल कहते हैं, सबसे बाहर वाला परत कैप्सूल, फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं, अंदर वाला, उसका जस्ट अंदर वाला फिर सेल वॉल, और फिर उसके नीचे वाला क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी इसमें 3 तरह का आपको वॉल देखने मिलेगा। कितना, 3 तरह का, ठीक है। ये चीज 3 तरह का वॉल आपको देखने के लिए मिलेगा। एक सबसे बाहर में कैप्सूल, दूसरा सेल वॉल, तीसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। याद रखिएगा इस बात को। और ये बैक्टीरिया का फिगर है, और बैक्टीरिया किस में आता है, बैक्टीरिया आता है आपका प्रोकैरियोट्स में। अब प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया किस किंगडम से बिलोंग करता है, मोनेरा, ठीक है। ये चीज तो आ गया बात समझ में यहाँ पे, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट में क्या क्या डिफरेंसेस है। अब ये डिफरेंस हम आपको उतना नहीं बताएंगे, क्योंकि डिफरेंस हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, बेसिक्स में है। अब यहाँ पे फंक्शंस ऑफ सेल को हम लोग देखते हैं। फंक्शन ऑफ सेल्स, क्या सेल का फंक्शन होता है। सेल्स में क्या फंक्शंस हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं, वो चीज हम लोग देखेंगे। तो सेल का फंक्शन में क्या है, सबसे पहला बात, ऑब्वियस सी बात है कि सेल में आपको जो ऑर्गेनेल्स हैं वो क्या करेगा, ऑर्गेनिज्म। अब चाहे वो ऑर्गेनिज्म अकेला रह रहा हो, चाहे तो फिर क्या है, मल्टी सेलुलर हो,
ठीक है, सेल का ही काम होता है वो एनर्जी को बना करके दे। अब बोलेंगे सेल कैसे देगा बना करके, क्योंकि सेल के अंदर में मौजूद होता है कौन, उसके सेल ऑर्गेनेल्स। अब वो सेल ऑर्गेनेल्स जैसे अगर हम बोले कि अगर बात करें कि एक बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया में तो ऑर्गेनेल्स होते नहीं है, तो हम बताएं बैक्टीरिया का कोई भी एक सिंपल सा सेल भी होगा तो उसके पास में क्या मौजूद होगा, उसके पास में मौजूद होगा राइबोसोम। और राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ फैक्ट्री। वहां पे क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ठीक है, अगर हम एक बैक्टीरिया का बात करें तो उसमें ये जो राइबोसोम है, यही राइबोसोम यहां से क्या है, एटीपी को छोड़ेगा, और एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, और ये पूरे शरीर को मतलब इसी एक सिंगल सेल को देगा। और इसके शरीर के ऊपर में इस तरीके से छोटे छोटे से क्या है, पीलिया है। ठीक है, और इसमें एक लंबा सा फ्लैजेला होता है मौजूद, जो कि मूवमेंट करने में हेल्प करता है। आया बात समझ में चीज, एक बैक्टीरिया में। फिर इसी में क्या है, डीएनए हम लोग को देखने के लिए मिलता है, जो डीएनए इस तरीके से क्या है, पूरा घूमचा हुआ रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए, यहाँ पे न्यूक्लियोइड कहते हैं। और इसी में आपको और क्या देखने मिलेगा, तो इसमें हमको देखने मिलेगा गोल सर्कुलर ऐसा और भी डीएनए देखने मिलेगा। एक्स्ट्रा है ये, एक्स्ट्रा सर्कुलर। बायोटेक्नोलॉजी अगर पढ़े होंगे तो मालूम होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मिड्स कहते हैं। ठीक है, ये चीज, इसको हम लोग क्या बोले, प्लाज्मिड्स बोले। ठीक है, आया बात समझ में। तो पूरे, अब चाहे वो सिंगल हो चाहे बहुत बड़ा क्या है, एक बॉडी हो, हमनी लोग का बॉडी, तो हम लोग का बॉडी इतना बड़ा है, इसमें बहुत सारे सेल्स यहाँ पे कनेक्टेड है, तो हर एक सेल एनर्जी को निकाल रहा होता है। आ रहा बात समझ में। ये हाथ उठाने के लिए भी क्या है, हाथ में जो सेल्स मौजूद है उसके अंदर में हर एक कोशिका अपना राइबोसोम से प्रोटीन को निकाला और एनर्जी दिया कि हम यहां से हाथ ऐसे हटा सके। ठीक है, ये चीज। फिर क्या है और फंक्शन, प्रोटीन प्रोडक्शन। ऑब्वियस सी बात है, यूकैरियोट हो चाहे प्रोकैरियोट हो, प्रोटीन प्रोडक्शन तो होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि राइबोसोम दोनों में होता है। डिवीजन हम आगे भी पढ़ेंगे। अभी जो प्रोकैरियोट्स है वो दो टुकड़ा में आपस में क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, बाइनरी मेथड से या बर्डिंग मेथड से टूट करके निकल जाते या फिर अलग हो जाते हैं। डिवीजन भी करेगा यानी ग्रोथ करेगा माइटोसिस और मियोसिस से। प्रोकैरियोट कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे, बहुत ही कॉमन है, बाइनरी फिजन से, माइटोसिस प्रोसेस से करेंगे। और ट्रांसपोर्ट, अगर एक सेल से दूसरा सेल में अगर भेजना हो तो क्या है, उसके बीच में एक क्या है, ट्रांसपोर्ट मीडियम बनता है। जैसे ट्रांसपोर्ट मीडियम नहीं समझे, ऐसे देखिए, यहां पे एक सेल है, ठीक है, यहां पे एक सेल है, ठीक है, इधर भी एक सेल है। तो अब हुआ क्या कि हम लोग का शरीर में आपस में कनेक्शन कैसे बनाएगा, ये सेल से ना ये दूसरा सेल में ऐसे जाने के लिए क्या है, यहाँ पे मटेरियल को छोड़ देता है। ठीक है, इस बीच में इसके चारों तरफ मटेरियल को छोड़ता है। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, इस मटेरियल को पहचान के अपने अंदर मिलेगा। ठीक है, फिर अगला वाला यहाँ पे आसपास में छोड़ देगा, फिर ये पहचान के अपने अंदर मिलेगा, यहाँ पे छोड़ दिया मटेरियल को। ठीक है, ये यहाँ पे छोड़ देगा। तो इस तरीके से क्या ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म करता है। जैसे सिंपल से अगर हम प्लांट में बोले तो प्लांट में क्या है ना कि ऐसे करके कोशिका होते हैं और इनके बीच में ऐसे दीवार होता है बना हुआ, फिर ये दूसरा कोशिका के साथ में ऐसे कनेक्शन इसका बना हुआ होता है, फिर ये तीसरा कोशिका के साथ में ऐसे इसमें कनेक्शन बना हुआ। समझ में आ रहा, मतलब यहाँ पे अगर भर गया पानी तो ये इसमें चला जाएगा, फिर यहाँ से इसमें चला जाएगा, फिर यहाँ से आगे की ओर चला जाएगा। ठीक है, ये चीज। तो यहाँ पे ऑस्मोसिस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा प्रोसेस, तो उस प्रोसेस को ऑस्मोसिस प्रोसेस कहते हैं। प्लांट में हम लोग बहुत आराम से पढ़े, ये चीज कॉमन है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट में हम लोग को ये चीज देखने के लिए मिला भी था। आ रहा बात समझ में। तो आगे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेथड से क्या है कि एक कोशिका से दूसरे कोशिका में भी पहुंचाता है। जो मल्टी सेलुलर है उसका बात कर रहे हैं, यूनिसेलुलर में तो अपने पास ही रखता है। ठीक है, ये चीज उसको नहीं, लेकिन ऐसे अगर मल्टी सेलुलर जैसे प्लांट है या एनिमल है, पेट में खाना खाते हैं तो खाना तो पेट को मिल रहा ना, लेकिन एनर्जी पूरा बॉडी में मिल रहा होता है, उससे इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो रहा होता है, ब्लड में पहुंच रहा होता है। अब ब्लड तो पूरा शरीर में मूव करता है। तो इस तरीके से ये तो समझ में आ गया कि एक जगह पहुंच रहा है लेकिन वो फैल पूरी बॉडी में रहा है। ठीक, ये चीज। फिर रिकॉग्नाइजेशन, सेल अपने आप को रिकॉग्नाइज करके क्या है, सर्टेन मॉलिक्यूल्स, कुछ मॉलिक्यूल्स को छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, ताकि अगला वाला जो सेल है उसको ले ले। आ रहा बात समझ में। रिकॉग्नाइजेशन का मतलब सिंपल सा ऐसा समझिए कि अगर आपका घर है यहाँ पे, ठीक है, बगल में घर है आपके रिलेटिव का, फिर उसके बगल में रिलेटिव का,
तो आप क्या करेंगे कि रिलेटिव को तो आने के लिए दे देंगे, लेकिन अगर रिलेटिव के अलावा अगर कोई और आपके घर के दरवाजे पे है तो आप कैसे आने देंगे? उसको पहले पहचानेंगे, उसका रिकॉग्नाइजेशन करेंगे। तो वो कहाँ से करते हैं? सेल मेम्ब्रेन से करेंगे, यानी बाहरी बाउंड्री में गेट पर जाकर के पहले पहचान करेंगे। मालूम चला कि हाँ ये आदमी है, ये रिश्तेदार है या रिलेटिव है, बताएगा कि हम ये आदमी हैं, ठीक है, तो आप उसको तुरंत अंदर आने के लिए देंगे। या फिर मान के चले आपके जो गार्जियन होंगे वो जानते होंगे तो वो अंदर आने के लिए दे देंगे। आ रहा बात समझ में? तो रिकॉग्नाइजेशन मतलब पहचान करना कोई भी मॉलिक्यूल का, जो सेल है मॉलिक्यूल का पहचान का, जैसे आयरन, कैल्शियम, सल्फर, ये आसपास में घूमते रहता है तो कैसे पहचानेगा? तो रिकॉग्नाइजेशन किया और फिर अपने अंदर में लेता। और इस तरीके से ये भी क्या है? मूवमेंट, मॉलिक्यूल का मूवमेंट करवाता है। आया बात समझ में? तो ये कुछ फंक्शंस थे सेल का फंक्शन, ठीक है, याद रखना है। रिकॉग्नाइजेशन में, ट्रांसपोर्ट में, ठीक है, फिर क्या यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस में, डिवीजन में भी यहाँ पे अथी होता है, मदद मिलता है, और एनर्जी प्रोड्यूस में। तो ये था सेल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब इसके बाद हम लोग क्या है कि नेक्स्ट क्लास में प्रोकैरियोट से स्टार्ट करेंगे और फिर प्रोकैरियोट के बाद में हम लोग यूकैरियोट के अंदर में और उसका ऑर्गेनेल में जाएंगे। तो पहले हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रोकैरियोट्स देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।